वेलकम टू द क्लास ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जैसे कि आप जानते हैं बच्चे, हम अभी कंडीशंस एंड वारंटीज कर रहे थे एंड इन लास्ट सेशन इवन आई टोल्ड यू दैट दीज वर द बिग स्टिपुलेशन टू द सेल ऑफ दिस गुड्स एक्ट। अब हम देखेंगे कि जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशन एक कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक कंडीशंस क्या क्या होती हैं। वी विल डू देम वन बाय वन। सो टुडे वी आर टेकिंग इम्प्लाइड कंडीशंस और इसके बाद हम करेंगे इम्प्लाइड वारंटीज। आज का टॉपिक हमारा होगा इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। इन टोटल हमारी 4 to 5 कंडीशंस हैं जो कि इम्प्लाइड मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट में इम्प्लाइड है। लिखी हो या ना लिखी हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट रीड करो ना करो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें जरूरी हैं, और अगर इनमें कोई डैमेज है या इनमें कोई फॉल्ट है तो बायर के पास राइट है कि वो तुरंत क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है। So in total we have implied conditions from section 14 to 17, and today we are doing section 14, that is implied condition as to title. It is open to the parties बच्चे to include in their contract any number of express condition। कितनी भी वो conditions लिख सकते हैं भाई, हमें क्वालिटी चाहिए प्रॉपर, हमें क्वांटिटी चाहिए, टाइम पर परफॉर्मेंस होनी चाहिए, यहाँ पर डिलीवरी होनी चाहिए, डिलीवरी टाइम पर, देन पेमेंट आपको हम ऐसे करेंगे इंस्टॉलमेंट्स में, कितनी सारी कंडीशंस है वो सब लिख सकते हैं। एंड सेम वे वारंटीज। बट इन एडिशन टू व्हाट द कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या कर रहा है, कुछ हमारा लॉ जो कि ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये इंप्लाई करता है दैट एवरी सेल ऑफ गुड्स में नंबर ऑफ कंडीशन एंड वारंटीज ये होती हैं। सो वी विल रीड देम इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस दे आर, अगर उनको स्पेशली एक्सक्लूड कर रखा है, वरना ये हर एक में इंप्लाइड है, लिखियो या ना लिखो आपको पता होनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इंप्लाइड कंडीशंस और इंप्लाइड वारंटीज। एंड इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज के आज हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, दैट इज इन सेक्शन 14। देखिए बच्चे, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन होती है किसके पार्ट पर, सेलर के पार्ट पर। ये मतलब सेलर की ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? दैट इन द केस ऑफ सेल ही हैज द राइट टू सेल द गुड्स। मतलब कि उनका राइट होना चाहिए किसी चीज को सेल करने का, मतलब वो ओनर होने चाहिए, ये नहीं वो किसी थर्ड पर्सन के सामान को बेच रहे हैं जिसपे उनका कुछ हक भी नहीं है। सो सेलर का हक होना चाहिए, ही हैज द राइट टू सेल द गुड्स, एंड दैट इन केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, ये तो है सेल में राइट टू सेल। और अगर आपका एग्रीमेंट टू सेल है मतलब लेटर ऑन, देन ही मस्ट हैव द राइट टू सेल द गुड्स एट दैट टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू बी पास। बेशक वो अभी वहां उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है, बट जब टाइम आएगा एग्रीमेंट टू सेल के केस में, मतलब कि लाइक लेटर ऑन, जैसे 2 महीने बाद सर हमें डिलीवरी चाहिए, तो जब 2 महीने होंगे उस टाइम पर आप उसके ओनर होने चाहिए, तब आपके पास एक्चुअल में राइट आ जाना चाहिए। ये हमारी फर्स्ट इंप्लाइड कंडीशन कहती है। So the essence of sale being the transfer of ownership। सेल में हमने पढ़ा है सबसे जरूरी क्या होता है, उसमें गुड्स या सर्विसेज नहीं जाती, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। साथ में ओनरशिप चली जाती है, जो जिस सामान का ओनर पहले सेलर था अब उस सामान का ओनर कौन बन जाएगा, बायर, है ना। और बायर ओनर तभी बनेगा जब उसको ट्रांसफर या किसी हक से सेलर ने वो सामान उसको दिया हो, जिसका वो खुद ही मालिक नहीं है तो वो दूसरा पर्सन उसका मालिक कैसे बन जाएगा। समझ रहे हो बच्चे? सो इट इज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द सेलर टू एंश्योर दैट ही हैज द राइट टू सेल व्हाट ही पर्पट्स टू सेल। दैट इज व्हाई लॉ रीड्स इनटू एवरी सेल कि ये इंप्लाइड कंडीशन है दैट सेलर मस्ट हैव द राइट टू सेल। इफ द सेलर टाइटल टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, अगर उनका खुद का ही टाइटल जो है वो डिफेक्टिव है, जिसमें कि दोष है, फॉल्ट है, देन बायर के पास क्या है, बायर में रिजेक्ट द गुड्स, वो रिजेक्ट कर सकते हैं, चाहे उनका मतलब बायर का जो भी नीड है वो बेशक फुलफिल हो रही हो उस प्रोडक्ट से, उस गुड से, बट ही हैव द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स इस कंडीशन पे कि जब इसके मालिक आप हो ही नहीं तो अपना सामान रखिए एंड गिव माई होल मनी बैक। Okay, so one of your famous this case was Niblet versus Confectioners Materials Company। ओके, निबलेट वर्सेस कन्फेक्शनर्स मटेरियल कंपनी। बच्चे आप अपने नोट्स में लिखिएगा, इसमें क्या था, जो डिफेंडेंट्स थे उन्होंने प्लेंटिव्स को 3000 टिन्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क बेचा। ठीक है, दैट वाज 3000 टिन्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। एक पार्टी थी, सपोज कीजिए ये ए पार्टी है, इन्होंने बेचा किसको, बी को।
तो अब क्या था, जब ये सामान अराइव मतलब बी के पास पहुंचा, तो बी ने देखा कि उनमें से 3000 में से जो 1000 टिन्स हैं, मतलब कि जो ये दूध के टिन थे, इन पर लेबल लिखा हुआ था निस्ले ब्रांड, निस्ले। ओके, और ये निस्ले किससे करता है साउंड? दैट इज नेस्ले ब्रांड, इससे ही करता है ना। तो इससे क्या हुआ, जो नेस्ले ब्रांड था उन्होंने क्लेम किया कि ये हमारे ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट है। दे हैव टेकन द नेम ऑफ आर साउंड, जिससे जिससे नेम हमारा प्रोनाउंस होता है, ऐसा ही इन्होंने लिया है, और ये कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट है, उन्होंने इसका गलत यूज किया है। सो अब क्या है बच्चे, ये तो सामान तो आ गया बी के पास, अब सारा जो जुर्माना है या जितने भी फॉल्ट है वो तो बी को ही भरना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मालिक वो हो गया है, राइट। सो प्लेंटिव हैड टू रिमूव ऑल द लेबल्स, उसको क्या करना पड़ा, पहले तो सारे जो टिन्स थे उनसे ये निस्ले ब्रांड हटाना पड़ा, और ये ब्रांड हटाने से क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली जब उसने सामान बेचा बिना ब्रांड का, तो वो रिड्यूस वैल्यू उसकी पूरी कम हो गई। सो इससे सारा लॉस किसने फेस किया, बी पार्टी ने। नाउ अब इसके पास क्या राइट है, ही कैन गो टू ए, ही कैन स्यू द सेलर फॉर द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू टाइटल, कि जब आपका ही टाइटल डिफेक्टिव था, आपके टाइटल में ही दोष था, तो हम आपके प्रोडक्ट को कैसे लें। सो इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट प्लेंटिफ के पास हैज द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, वो इनके इस टिन्स को रिजेक्ट कर सकता है, 1000 टिन को वापस भेज देगा, एंड ही कैन रिकवर एज डैमेजेस एज लॉस ही हैज फेस्ड बाय द रिडक्शन ऑफ प्राइस, वो उतना अपना जितना भी उसको वो हुआ है लॉस वो सारा क्लेम करेगा, राइट बच्चे। सेम वे आपका एक और केस था, दैट वाज कार्ल शारिम्स ऑब्जेटा ब्रेकर वर्सेस ईस्ट पार्ट नेविगेशन। ओके, ये केस था, और इसमें क्या था, इट वाज गिवन बाय द कोर्ट दैट जो सेलर है ही मस्ट बी ओनर एंड ही हैज द राइट टू सेल द गुड्स, सेलर का राइट होता है, वो खुद एक ओनर होता है, तभी वो दूसरे को सामान देता है, बट दैट डजंट रिक्वायर कि सेलर शुड बी द ओनर, एंड सो अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कैन परफेक्टली विल बी परफॉर्म्ड बाय सेलर who never has the title at any time by causing the third party to transfer it directly to the buyer। वो कभी ऐसे नहीं करेगा कि थर्ड पार्टी को कहेगा कि आप मेरा सामान दे आओ। अगर आप ओनर हो तो ठीक है, आप किसी थर्ड पार्टी को कह सकते हो कि आपका सामान वो हैंड ओवर कर देंगे बायर को, बट अगर आपका ही टाइटल डिफेक्टिव है तो आप किसी दूसरी पार्टी को भी ये ड्यूटी नहीं दे सकते कि वो जाकर बायर को सामान दे। इसमें भी आपका ही फॉल्ट है, कल आप ये नहीं कह सकते मैंने थोड़ा दिया था, तो उस पार्टी ने दिया था। इफ यू डजंट हैव द टाइटल और बायर आपके ट्रस्ट पे सामान ले रहा है, तो आप थर्ड पार्टी को क्लेम नहीं कर सकते। ओके, सो इफ अ पर्सन हैज नो टाइटल टू द गुड्स और अदरवाइज डजंट हैव द राइट टू डिस्पोज ऑफ सर्टेन गुड्स, उनका वो उसको सामान बेचने का ही हक नहीं है, टू द बायर ऑफ सच गुड्स ही हैज, तो बायर के पास क्या राइट है, ही हैज द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, राइट बच्चे, उनका कंप्लीट राइट है बायर का कि वो रिजेक्ट करेगा, क्योंकि ये कंडीशन, और कंडीशन एसेंस होती है एक कॉन्ट्रैक्ट का, और ये कंडीशन में ही अगर फॉल्ट है, ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, सो बायर कैन रिजेक्ट द गुड एंड क्लेम बैक द प्राइस, पूरा प्राइस वो क्लेम करेगा, क्लेम बैक द प्राइस जितना उसने पे कर दिया है, इफ द सेम हैज ऑलरेडी बीन पेड, राइट। सेम वे हमारा एक और केस आया बच्चे, दैट वाज रोलैंड वर्सेस डाइवेल। I'll write for you, रोलैंड वर्सेस डाइवेल। ओके, इस केस में क्या था, ए सेम हम एक ले लेते हैं पार्टी, सपोज यहाँ पे हम सी डी ले लेते हैं, तो जो सी है ही परचेज्ड कार फ्रॉम डी, सी ने डी से कार खरीदी, एंड देन सी ने वो कार किसको दी, ई को, ठीक है। अब लेटर ऑन क्या होता है, सी को पता चलता है दैट बी वॉज नॉट द ओनर ऑफ द कार, जो डी है, सॉरी डी उस कार का ओनर ही नहीं था, एंड दैट्स, और सी ने पूरा का पूरा पैसा डी को दिया भी है, सो सी क्या करेगा, ही विल गो टू ई, उससे कार वापिस लेगा, और सी उसको तो सारे पैसे पे कर ही देगा, बाद में वो कार लेकर किसके पास जाएगा, डी के पास, देन ही गिव इट बैक टू द डी एंड आस्क फॉर हिज फुल मनी, कि मेरा पैसा मुझे वापस करो। अगर यहाँ पर अब क्या था इस केस में, डी रिफ्यूज कर रहा था, डी वॉज रिफ्यूजिंग ऑन द ग्राउंड दैट कार वॉज यूज फॉर सम टाइम, भी आपने ई को बेची और ई ने इस कार को यूज किया है, तो अब प्राइस तो कुछ कम होगा ही, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी तो आपने थोड़ी दिन तो यूज की है, सो ही इज एंटाइटल टू डिडक्ट सम मनी। अब सी इस बात में माना नहीं,
सी इसको कहाँ पर लेके जाता है, कोर्ट में, और कोर्ट में ये केस कैसे डिसाइड हुआ, दैट कोर्ट रिजेक्टेड डीज कंटेंशन, डी जो भी क्लेम कर रहा था उस पर रिजेक्ट किया गया कि आप जरा सा भी प्राइस कट नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज ही यू आर नॉट द ओनर ऑफ द कार एंड सो you have no title, therefore you have to pay back full money to Mr. C. Right bache? And that was the very good in part of this implied condition as to title. And I hope आज आपको इस सेशन में अच्छे से समझ में आया कि टाइटल क्या रोल प्ले करता है और ये कितना जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, और ये कंडीशन है. और अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, फॉल्ट हो जाता है, तो बायर के पास कंप्लीट राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करेगा और अपना पूरा प्राइस जितना भी पैसा उसने दिया उसको क्लेम करेगा. So with this, the session is over. In next class we are going to do section 15. It would be implied condition of sale by description. Till then, keep watching, keep sharing. Have a good day. Thank you.